हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीबीटी के कुछ एप्लीकेशन, यानी कि वीबीटी का एप्लीकेशन क्या होता है, वीबीटी यानी बैलेंस बाउंड थ्योरी जिसको बोला जाता है, उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बैलेंस बाउंड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों को देखना था। हम लोग देखे थे एक थ्योरी क्या कहती थी, ठीक ना। ये थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, यानी इसका जो पास्टुलेट था, इसके पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग वीबीटी का एप्लीकेशन देखेंगे कि वीबीटी के थ्रू हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जो पहला चीज हम लोग फाइंड करेंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण हम लोग फाइंड करेंगे। पहला क्या निकालेंगे हम लोग, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए जो ऑक्टाहेड्रल है, संकरण में हम आपको फिर से बता दें, संकरण जो होता है यहाँ पे दो ठे मिलेगा, यानी दो टाइप का संकरण मिलेगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक ना। यानी कि संकरण में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर Cn का मान कितना है, 6 है, तब इसमें दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। पहला क्या है, इसमें पहला जो है वो है D2sp3 है और दूसरा है sp3d2, यानी कि इसमें दो टाइप से संकरण पाए जाएंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो क्या क्या, sp3d2 और d2sp3। यदि अगर यहाँ पे Cn का मान कितना हो, मान लीजिए 4 है, अगर यहाँ पे Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब इसमें दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। पहला इसमें होगा जिसमें पहला हो जाएगा sp3 और दूसरा हो जाएगा dsp2, यानी कि इसमें दो टाइप से हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो उसमें भी दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 और दूसरा d2sp3, दोनों की जो ज्योमेट्री होती है, दोनों की जो संरचना होती है वो सेम होती है, यानी क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। क्या होती है, अष्टफलकीय। इसकी जो संरचना आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अष्टफलकीय मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। दोनों की ज्योमेट्री यहाँ पे सेम मिलेगी, अष्टफलकीय मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। बात समझ में आ गई। अभी इसमें देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसमें से अगर sp3 संकरण है, तो इसकी जो आकृति मिलेगी वो कैसी मिलेगी, चतुष्फलकीय मिलेगी। कैसी मिलेगी, चतुष्फलकीय मिलेगी, ठीक ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यानी कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है, sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसी मिलेगी, चतुष्फलकीय मिलेगी, यानी कि टेट्राहेड्रल मिलेगी। अगर dsp2 है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा dsp2, ये तो है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी जो आकृति होगी वो होगी वर्गाकार समतलीय इसकी ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ गई। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसके थ्रू निकाल लेते हैं। और इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट, यानी पिछले क्लास में जो वीडियो हम लोग आप लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या था कि बताया गया था कि जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं वही यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर sp3 है तो चतुष्फलकीय इसकी ज्योमेट्री मिलेगी, अगर dsp2 है इसकी ज्योमेट्री कैसे मिलेगी, वर्गाकार समतलीय मिलेगी। अगर यहाँ पे dsp यानी कि d2sp3 संकरण है और sp3d2 संकरण है तो दोनों में इसकी जो आकृति मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अष्टफलकीय मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो इसका पहला एप्लीकेशन है। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है, इसकी सहायता से हम लोग बताएंगे। ये तो पहला हो गया हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, ठीक। तो पहला इसमें क्या था, एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, पहला क्या था इसमें, संकरण। ये क्या था, संकरण। अब दूसरा हम लोग यहां से बताएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां से हमको ये भी पता चल जाएगा। ठीक, दूसरा हो गया। अब तीसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे अगला हम लोग? चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला। चुंबकीय आघूर्ण हम लोग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। ठीक, इसके बाद हम लोग जो चौथी इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे वो क्या बताएंगे हम लोग? इसका जो मैग्नेटिक नेचर है, यानी चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, यानी कि यह अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तब वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक ना, पिछले क्लास में इसके बारे में बताया गया था। और नहीं आप लोग ध्यान दिए पढ़े हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं हम आपको कि देखिए, जैसे कोई भी डी ऑर्बिटल है, मान लीजिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 5। अब मान लीजिए इसमें अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5। यानी कि इसमें जो टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। बात समझ में आ गई ना? तो इसमें टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और युग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 0। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 और यहाँ पे 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे कि वह युग्मित, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे कि वह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वही क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको इंग्लिश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसके बाद हम लोग जो आखिरी पॉइंट निकालेंगे, 5वीं पॉइंट, वो इसकी हम लोग संरचना, इसकी हम लोग संरचना देखेंगे। इसकी संरचना क्या होगी? संरचना में भी आपको बताया गया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे। एक हो जाएगा D2sp3, एक हो जाएगा sp3d2। ठीक है ना, D2sp3 और sp3d2। तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। दोनों की संरचना अष्टफलकीय होती है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों ने 2 यानी कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब उसके लिए हम आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। एक हो जाएगा sp3, एक हो जाएगा D2sp3। जब sp3 संकर होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, यानी कि उसकी जो संरचना होगी, आकृति होगी, वो कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, यानी कि चतुष्फलकीय हो जाएगी। लेकिन जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, dsp2 यानी कि dsp2 संकर होगा, तब उसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? वर्गाकार समतलीय होगी। ठीक ना, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं VBT की सहायता से। VBT की सहायता से हम लोग क्या क्या निकालेंगे? संकर निकालेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, चुंबकीय व्यवहार निकालेंगे और इसकी हम लोग आखिरी में संरचना देखेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है CONH3 का 6। क्या है पहला एग्जाम्पल? इसमें हम लोग करेंगे क्या है? CONH3 का 6 और यहाँ पे है 3+। ठीक, तो ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उपसंयोजन यौगिक दिया गया है। इसमें हम लोग वही 5 टाइप की, यानी वही 5 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहला क्या था? हाइब्रिडाइजेशन था। दूसरा क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। तीसरा क्या था? चुंबकीय आघूर्ण था। चौथा क्या था? चुंबकीय व्यवहार था। 5वां क्या था? इसकी संरचना थी। ठीक है ना, तो यही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक से आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, केवल आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। और साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नोट्स बना लीजिए इसका।
ठीक है ना। क्योंकि नोट्स अपना बनाया हुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी मिस्टेक भी अगर मान लीजिए होती है तो हम उसको समझ लेते हैं। आप कभी भी अगर आपको फ्यूचर में समस्या होगी तो आप उस नोट्स को उठा करके देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट्स जरूर से जरूर बनाया करिए। चलिए देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे CO NH3 का 6, यहाँ पे क्या है 3+। बात समझ में आ गई। अब इसका हमको क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। पहला पोस्टुलेट BBT का था कि सर्वप्रथम जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में कन्वर्ट होता है। तो पहले हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए CO का X मानते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में समस्या हो रही है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, जाके वहां पे आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। एकदम बेसिक से बेहतरीन तरीके से वहां से आपको समझाया गया, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, ये है पहले हम लोग क्या करेंगे, CO NH3 का 6, यहाँ पे क्या है 3+। इसकी जब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आ जाएगा NH3 का कितना होता है 0, तो इसका 6 में गुणा कराएंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। और इस पर है 3+ का चार्ज, मतलब कि यहाँ पे जो CO है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी 3+ आ जाएगी। क्या आ जाएगी 3+। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। CO क्या है, कोबाल्ट है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है 27 होता है। कोबाल्ट निकिल का 28, कापर का 29 और जिंक का कितना होता है 30 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे 27 है। तो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 7 27। अब देखिए ये क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर जो है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी 3+। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब देखिए 3+ का मतलब क्या है, जितना प्लस का चार्ज आता है इसका मतलब वो इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। 3+ का चार्ज है मतलब यह 3 इलेक्ट्रॉन जो है कि निकाल चुका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। देखिए 2 यहां से निकलेगा और एक चीज यहां पे ध्यान देना है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आउटर मोस्ट से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से ही निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3d6 बचेगा। 2 इससे निकला 1 इससे, तो यहाँ पे कितना बचा 6 बचा ना, तो क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 4s जो है कितना हो जाएगा 0 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को दिखाना है हाइब्रिडाइजेशन। पहला हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को दिखाना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। संकरण के लिए यहाँ पे आपको ऑर्बिटल बनाना होगा और डी जो होता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यस जो होता है यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, तो क्या है 3d6 है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 3d6 का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या है 3d6, डी है तो डी में 5 ऑर्बिटल होंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे क्या है 4s है, इसके बाद क्या है यहाँ पे 4s है। इसके बाद फिर क्या आएगा 4s के बाद, बोलिए 4p आएगा। 4s के बाद क्या आएगा 4p आएगा। 4p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना केवल डी वाले में है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 6। देखिए इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लोग भरेंगे हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। हुंड का नियम ये कहता है कि जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक हम दोबारा इलेक्ट्रॉन को पेयर करना शुरू नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया ना। हालांकि यहाँ पे जो हमने पी ऑर्बिटल बना दिया ये कौन सा था, 3d ऑर्बिटल था, ये क्या था 4s था, ये क्या है 4p है। हालांकि यहाँ पे 4p की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो NH3 है वो कैसा लिगेंड है,
स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है उसको क्या कर देगा, या युग्मित कर देगा, ढकेल देगा। बात समझ आ गई है। अगर प्रबल है तो क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेल देगा, ढकेलेगा तो जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यानी कि यहाँ जो हमने लिखा है यहाँ पे ऑर्बिटल जो बनाए हैं, एक इसका है CO3+ का है, किसका है, CO3+ का। अब जैसे ही CO3+ के साथ लिगेंड आएगा, यानी कि जैसे ही हम लोग CONH3 का 6 इसका जब हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे तो देखिए होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यह वाला इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ जाएगा और यह वाला इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना। जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसको ये क्या कर देगा, पेयर कर देगा। जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको ये क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बन जाएगा ये क्या है, वही 3D वाला ऑर्बिटल है। कितने हैं इसमें ऑर्बिटल, 5, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4p आ जाएगा। बात समझ आ गई, ये है 4p। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पहले तो इसमें पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएगा, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये हो गया अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये हो गया रिक्त ऑर्बिटल। 2d का रिक्त ऑर्बिटल है, 1 s का है और 3p का है। तो बताइए कौन सा संकरण होगा। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा संकरण होगा, आप तुरंत बता सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, d का 2 ऑर्बिटल रिक्त है और VBT के कॉन्सेप्ट में बताया गया था, इसमें रिक्त जो d ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो फुल ऑर्बिटल होते हैं जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 रिक्त ऑर्बिटल है। 1 रिक्त ऑर्बिटल यहाँ पे, 1 रिक्त ऑर्बिटल यहाँ, सॉरी 3 रिक्त ऑर्बिटल यहाँ पे। तो इसमें जो संकरण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, d का 2 ऑर्बिटल और 1 s का, और इसके बाद फिर 3p का। क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा d2, क्या बनेगा, 2d का है तो क्या हो जाएगा d2 और sp3, 2d का, 1 s का और 3 जो है p का। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो कितना आ जाएगा, d2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, दरअसल इसको हम लोग ऐसे दिखाने का तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कितना अमोनिया था, 6 अमोनिया था। तो यहाँ पे एक NH3 होगा, एक यहाँ पे 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 होगा NH3 और एक यहाँ पे कितना है, NH3। कितने NH3 हम लोग लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन यानी उप सहसंयोजन संख्या के बराबर ये हम लोग यहाँ पे लिगेंड लगाएंगे। उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पे कितनी थी, 6, मतलब यहाँ पे 6 लिगेंड था। तो 6 लिगेंड था, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब देखिए क्या करेगा, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, और ये वाला जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिक्त ऑर्बिटल। समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिक्त ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बोलिए बाबू, d2 और sp3। हो सकता हो ना दिख रहा हो, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d2 sp3, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो कि पता कर लिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, d2sp3 होगा। पहली प्रॉपर्टी हम लोग बता दिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो बता दीजिए भाई, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है क्या कोई, नहीं, 0। यहां पे हम लोगों को देखनी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ रही है। यहां पे हम लोग देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहां पे नहीं देखेंगे, हम लोग यहां पे देखेंगे। क्योंकि यहीं पे तो एक कंपाउंड है, यहीं पे तो लिगेंड जो है रिक्त ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए, सब में तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
इधर हम लोग को नहीं देखना है, इधर भी तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया है, क्योंकि अमोनिया क्या किया यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको जरा नोट कर लीजिए, हम ऊपर मिटाएंगे, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। देखिए ऊपर हम मिटा रहे हैं, देखिए तो इसमें जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि दूसरी जिसकी जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3 आ गया। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण अर्थात जो म्यू की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, √n इंटू n+2, तो n का मान रखेंगे तो 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू 0 + 2, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि इसमें जो म्यू का मान है अर्थात जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ गया ना, जब चुंबकीय आघूर्ण 0 आ गया तो अब देखिए यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोग चौथी प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इसका चुंबकीय व्यवहार, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है, अनुचुंबकीय। लेकिन अगर कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इसकी चुंबकीय व्यवहार क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, 0 था, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। यानी कि इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, यानी चुंबकीय प्रकृति जो हो जाएगी, इसकी जो चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी, चुंबकीय प्रकृति इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। अब पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, इसका ज्योमेट्री, ठीक है ना। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, इसकी ज्योमेट्री। इसके लिए हमको ये नीचे मिटाना होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी हो गया, ओके। चलिए अब देखिए हम लोगों को इसकी प्रॉपर्टी यानी इसकी ज्यामिति देखना है। तो ज्यामिति के लिए क्या हो जाएगा, यानी कोबाल्ट था, क्या था, कोबाल्ट था, एक CO था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीच में CO यानी कोबाल्ट हो जाएगा, एक NH3 यहां पे, एक NH3 यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक इसके ऊपर हो जाएगा और एक जो है इसके नीचे हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा NH3, यहां पे हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा NH3, यहां पे हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा NH3 और यहां पे हो जाएगा NH3। बात समझ आ गई। इसके बाद इस पे क्या था, 3+ का चार्ज था, तो ये हो जाएगा 3+ का चार्ज। तो ये है इसकी संरचना। इसकी संरचना कैसी है, अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय इसकी संरचना है। बात समझ में आ गया ना। तो ये है इसकी पूरी कहानी। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसकी सहायता से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालें, चुंबकीय आघूर्ण निकालें, इसकी प्रकृति निकालें और इसकी ज्योमेट्री हम लोग देखें। अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, आगे देखिए। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा Fe। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, Fe H2O का 6 और इस पर है 2+ का चार्ज। ये है इसका दूसरा एग्जाम्पल VBT का, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, Fe का यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका हम लोग पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो H2O भी देखिए कैसा लिगेंड है, दुर्बल यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, +2 आ जाएगा, ठीक। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगा। तो पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
अब देखिए हम लोग को क्या करना है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो Fe2+ जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा 3d6 बचेगा और 4s 0 बचेगा और 4p में भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहे अगला भी 4d इसके बाद आएगा, 4d में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, 3d वाला ऑर्बिटल बनाएंगे पहले इधर, यानी कि Fe2+ का हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे। तो पहले d वाला ऑर्बिटल है तो हो जाएगा d ऑर्बिटल, 1 2 3 4। इसके बाद फिर 3d के बाद क्या है, ये 3d वाला ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आएगा आपका 4s वाला ऑर्बिटल है, 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 4p ऑर्बिटल आ रहा है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 4p। 4p के बाद फिर से कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पे बाबू, आपका 4d वाला ऑर्बिटल आ रहा है, 1 2 3 4, ये है 4d का ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, इसके पहला जो हमने एग्जांपल लिखा था, इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, वहां पे ये जो H2 यानी कि यहाँ पे ये जो लिगेंड था NH3 था, जो कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड था, जो कि प्रबल लिगेंड था। तो प्रबल लिगेंड होने के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। वो क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दिया था, यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यहाँ पे चले आए थे, यहाँ पे खिसक करके चले आए थे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश कर गया था। लेकिन ये जो H2 है वो दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो इसमें इतनी शक्ति नहीं रहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये पेयर कर दे। दुर्बल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इतना क्षमता नहीं होता है कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को युग्मित करे। तो इलेक्ट्रॉन को यह युग्मित नहीं कर पाता है, मतलब कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और VBT क्या कहता है, जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका जो रिक्त ऑर्बिटल है, आगे वाला जो रिक्त ऑर्बिटल है S p का 3 है, इसके बाद d में हम जितना लेना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो NH3 यानी कि जो हम लोग इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि FeH2O का 6, यहाँ पे है 2+ का चार्ज, हम लोग इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये है 3d का ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि H2O यहाँ पे कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है। ये है आपका अगला ऑर्बिटल जो कि 4s है। इसके बाद अगला वाला ऑर्बिटल क्या है बाबू, आपका 4p है। तो 4p है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद फिर 4d है बाबू आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है 4d का ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट होगा ये एक S का, चूंकि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 6 है तो हमको 6s2 जोड़ना है। 6s2 क्या करेगा, जो रिक्त ऑर्बिटल होंगे वहां पे क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मतलब कि एक S2O जो है यहाँ पे जुड़ेगा, S2O एक ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पे, एक H2O 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 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिक्त d ऑर्बिटल है। और इसी रिक्त d ऑर्बिटल में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इस वाले ऑर्बिटल में डोनेट करेगा इसमें, और ये वाला जो है इसमें डोनेट करेगा, ये वाला जो है इसमें डोनेट करेगा, और ये वाला इसमें। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, एक S का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, 3p का, तो हो जाएगा sp3, और d का कितना लिया है, 2, तो हो जाएगा d2। यानी कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो sp3d2 आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, क्योंकि इसमें जो H2O है वो क्या किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया sp3d2। तो बात समझ में आ गई। इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे उसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन इसमें क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पहले वाले एग्जांपल में NH3 था जो कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड था, वो क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, H2O है जो कि दुर्बल लिगेंड है, नहीं वीक फील्ड लिगेंड है, वह इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। तो इसका अगला ऑर्बिटल जो है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा।
बात समझ में आ गई। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके। चलिए अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, बता दीजिए यहां से देख करके। 1 2 3 और यहाँ पे 4, यानी कि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब जब 4 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान भी कुछ ना कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि जो म्यू है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला हम लोग जानते हैं √n × n+2 होता है। तो क्या हो जाएगा, √n का मान कितना है, 4 × 4+2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर में 4 2 6 चौक 24, अंडर में 24 आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो करीब 4.89 करके आएगा। ये जो मात्रक इसका जो हो जाएगा वो बीएम होता है, यानी कि बोर मैग्नेटन होता है। यानी कि नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं, आ जाएगा 4.89, ये आ जाएगा बीएम, इसका मात्रक होता है म्यू का, म्यू इक्वल टू इतना आ जाएगा, जिसको हम लोग बोर मैग्नेटन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये है इसमें चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम लोग इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बाबू, अभी आप ही बता दीजिए। इसकी प्रकृति जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं, आखिरी जो कि इसकी प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। देखिए अब इसकी आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि क्या होता है, ज्योमेट्री होता है। ठीक, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी उसको हम लोग देख लेते हैं। ज्योमेट्री देखिए अष्टफलकीय है, तो अष्टफलकीय में वही ज्योमेट्री होती है, दो ही ज्योमेट्री होती है, सॉरी एक ही ज्योमेट्री होती है, अष्टफलकीय होगा। ठीक, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो। ठीक है, देख लीजिए क्या हो जाएगा, Fe है एक, तो हो जाएगा यहाँ पे Fe, तो ये हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री। यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, एक लिगेंड यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक जो होगा इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे हो जाएगा H2O, 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 या फिर इसको OH2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2O हो जाएगा, और यहाँ पे है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज था, 2+ का, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स था इस पर कौन सा चार्ज था, 2+ का चार्ज था। इसकी जो आकृति है कैसी है, अष्टफलकीय है। कैसी है, अष्टफलकीय। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लोग देखें अष्टफलकीय के लिए कैसे हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन और सारी प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि sp3 और dsp2 संकरण में कैसे निकाला जाता है और उसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां पे भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।